नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आगामी एक भर्ती होने वाली है ईओआरओ की, जिसकी तैयारी लाखों बच्चे करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं। ये जो भर्ती है आप सभी जानते हैं, इस भर्ती को लेकर बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, क्योंकि एक तो प्रशासनिक पद है, ये पद बड़ा है, लेकिन दूसरा ये रहता है कि इसमें पद कम है। तीसरा कि इस परीक्षा का लेवल बहुत अच्छा रहता है, क्यों? क्योंकि एक आरएस के समकक्ष इसको अपन मान सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा फायदा इस भर्ती का क्या होता है कि इसमें कोई स्टेप नहीं है कि स्नातक अगर किसी ने कर रखी है, ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है, तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। लेकिन मामला यहाँ फंसता है। कैसे? कि यहाँ पर दो तीन टाइप के स्टूडेंट हैं। कि एक तो वो बच्चे जो आरएस की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस परीक्षा को देने वाले हैं। कुछ बच्चे हैं जैसे कि टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इस एग्जाम को देने के लायक है। तीसरे ऐसे बच्चे हैं जिनकी ग्रेजुएशन है, लेकिन वो छोटी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कोई बड़ा एग्जाम नहीं दिया है, तो उनके मन में ये आता है कि क्या हम इस भर्ती की तैयारी करें, और अगर हम तैयारी करें तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है इस भर्ती को लेकर। क्यों? क्योंकि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसे बहुत सारी वीडियो मिलेंगी कि इस भर्ती के अंदर तो जो तैयारी आरएस की कर रहा है वो ही लगने वाला है, यानी इसमें तो आरएस वाले ही लगे हैं। तो एक तरीके का वहम जो आपके सामने बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैं ये बात स्पष्ट ये आपको पहले ही कर दूं कि ये कौन सी किताब में लिखा कि जो आरएस की तैयारी करने वाले हैं वो इसके अंदर लगेंगे। तो ये एक डर है जो आपके अंदर बैठाया जा रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये, अगर उनमें दम होता तो वो 4th ग्रेड का फॉर्म नहीं भरते, और भरते तो उसमें सिलेक्शन ले लेते, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। पहली बात, वो लगातार काफ़ी सालों से आरएस प्री दे रहे हैं, आरएस मेंस दे रहे हैं, लेकिन बार बार वो उस परीक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। तो समझ पा रहे हो कि वो भी एक स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी एक परीक्षा को पास करने के लिए 4th ग्रेड जैसे एग्जाम को भरते हैं। तब आप सोच सकते हो कि कितना वो स्टैंडर्ड है और किस प्रकार आप उनको टक्कर दे सकते हैं, और वो आपको दे सकते। तो डरने वाली बात ही नहीं। कई बार क्या होता है कि 5-10 साल से कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, वो किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता कभी, लेकिन एक बच्चा आता है, वो 6 महीने तैयारी करता है, बिल्कुल एकदम रोड मैप के साथ तैयारी करता है, और आकर वो पेपर क्रैक करके चला जाता है। क्या फर्क है? इसका मतलब सिलेक्शन किसका होना चाहिए था? जो 10 साल से तैयारी कर रहा है, 5 साल से तैयारी कर रहा है, उसका होना चाहिए, लेकिन उसका नहीं हो रहा। हर परीक्षा वो निकल जाता है। लेकिन एक बच्चा आता है जो 6 महीने साल भर तैयारी करता है, बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से आता है, और एग्जाम देखकर और पेपर फाइट कर नौकरी लेके चला जाता है। क्या समझे इस बात से? हम कहीं ना कहीं इस बात को सोचते हैं कि जो लंबी तैयारी करता है वो सिलेक्शन ले। नहीं, यहाँ पर वो पैटर्न फॉलो नहीं होगा। क्या 5 साल से तैयारी कर रहे हो, 10 साल से तैयारी कर रहे हो, आपने 5 बैच ले रखे, आपने 10 किताबें ले रखी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, बिगिनर है जिनको नहीं पता कि जीरो से तैयारी कैसे शुरू करें। तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सिलेक्शन तक कैसे पहुंचे, कहाँ स्टूडेंट गलती कर सकता है, इस बात को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी साथी ईओआर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ईओआर भर्ती के लिए समर्पित रहेगा बिल्कुल तरीके से। बहुत अच्छे तरीके चीज़ों को आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि जीरो से तैयारी कैसे शुरू करें। आपको कुछ नहीं आता, यानी आपने पहले इस परीक्षा को नहीं दिया है या इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी नहीं की, लेकिन आप एलिजिबल हैं, इस परीक्षा को देना चाहते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को फोन आते हैं, सर मेरे पास फुल टाइम है, मैं इस परीक्षा को दे सकता हूँ, जान लगा सकता हूँ, हमें मार्गदर्शन दीजिए, क्या मैं पास कर सकता हूँ? क्या पास करने वाला कोई आप में से कोई स्टूडेंट होगा, कोई अलग दूसरे घर से तो आने वाला है नहीं। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दे। दूसरी, सिलेक्शन की रणनीति क्या होनी चाहिए, यहाँ पर सही दिशा, सही स्ट्रेटेजी, सही प्लान, पक्का सिलेक्शन हमें दोस्तों लेना, इस बात को समझना होगा। तो सबसे पहले टेलीग्राम को यहाँ से ज्वाइन कर ले, और इस नंबर पर आप मैसेज करके आप जुड़ भी सकते हैं, नो डाउट। अपन बात करते हैं बैच की बात में, बात करेंगे। यहाँ देखें ईओआर परीक्षा का ये पैटर्न है, बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि ये परीक्षा बड़ी है, लेकिन इस जैसा पैटर्न शायद किसी दूसरी परीक्षा में हो। बहुत ही शानदार पैटर्न है। कैसे? कि इसमें एक तो पार्ट राजस्थान का जीके का है, राजस्थान जीके का है, जिसमें मोस्टली राजस्थान जीके है। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय संविधान और राज व्यवस्था जो है, केवल पॉलिटी जो दे रखी है वो इंडियन पॉलिटी है इसके अंदर। बाकी इंडिया का हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी ये नहीं है, केवल इंडिया की पॉलिटी आएगी, जिसमें भारत का संविधान आप पढ़ते भी अमूमन। बाकी राजस्थान का इतिहास है, कला, संस्कृति, भूगोल है, राजस्थान से जुड़ी हुई चीजें सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये रहता है दोस्तों 80 नंबर का पार्ट। सब जानते हैं इस बात को। जो बिगिनर है उन्हें सबसे पहले समझना होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है।
एग्जाम का पैटर्न क्या ये समझना होगा। और उसके बाद में ब भाग होता है वो 40 नंबर का रहता है 40, जिसमें नगर पालिका से जुड़ी हुई धाराएं होती हैं, योजनाएं होती हैं, ये पार्ट रहेगा। हो सकता है पहले किसी ने ये नहीं पढ़ा होगा बी पार्ट, तो इसमें क्या पूछा जाएगा, क्या हो सकता है, क्या इसको हम याद कर सकते हैं, नई चीज आपके लिए हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 120 और 2 घंटे का समय मिलेगा, तो ज्यादा कुछ नहीं है। अगर हम देखें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 रहेगी 120 प्रश्न, 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा, 120 होगा। अब इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम इसमें 2 पैटर्न है, देखो पार्ट ए है उसमें आपका राजस्थान का जीके मान के चलो, जिसमें पॉलिटी इंडिया के, ठीक है, और एक आता पार्ट बी, पार्ट बी आता है, ठीक है, जिसमें नगर पालिका है, नगर पालिका अधिनियम, ठीक है, प्लस में आप यूं कह सकते हैं सरकार की जो योजनाएं हैं वो इसमें, जो करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है। ये पार्ट आपका 80 प्रश्न आएंगे, ठीक है, और ये पार्ट आपको देखा जाएगा 40 प्रश्न। कुल मिलाकर बात है, यही बात है। सबसे पहले अगर हम देखें इस पार्ट की बात करें, एग्जाम कंडक्ट कौन करवाएगा, आरपी से, पहली बात तो ये। अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें जो पैटर्न पूछा जा रहा है, एक अच्छा लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो तैयारी इसका मतलब हमें और अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी। ये बात मानते कि नहीं मानते, बिल्कुल इस बात को आप समझते हो। 1 मिनट, थोड़ा सी स्टैंड अपना आगे आ रहा है, इसको मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है ठीक है, अब नहीं आ रहा आगे, बिल्कुल। अब हमें करनी है क्या, 0 से शुरुआत करनी है। किससे करनी है, 0 से शुरुआत करनी होगी। मैं आपको एक बार फिर कह दूं, कोई बच्चा ये सोचता है कि मेरे को तो सब कुछ आता है, मुझे 0 से नहीं करनी, मेरे को सब कुछ आता है। तो भाई सब कुछ आता तो सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं, पहली बात तो ये अपने आप में एटीट्यूड नहीं पालना कि मेरे को तो बहुत कुछ आता है मैं तो कर लेता हूँ, नहीं। हमें 0 से दौड़ना पड़ेगा। जब मैदान में दौड़ते हैं ना, तो एक लाइन होती है, उस लाइन में सारे बंदे खड़े होते हैं। जिसने पहले भी दौड़ पास कर रखी है वो भी खड़े होते हैं, जो प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा कर रखी है उसने भी, जो पहली बार दौड़ में हिस्सा ले रहा है, वो सारे उस लाइन पे खड़े होते हैं। इसका मतलब वो 0 लाइन पे खड़े हैं। तब घंटी बजती है या फ्लैग दिखाया जाता है, तब वो एक साथ दौड़ते हैं। इसका मतलब आपको 0 से ही तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर मैदान में दौड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। भी हम घर बैठे बैठे मन में बात बना ले, यार मैं दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता, ये बड़ी परीक्षा, आरएस वाले बैठेंगे, फलाने होगा, उस टीचर ने ये बोल दिया, इसमें सिलेबस ज़्यादा है। अरे भाई मैदान में दौड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। घर पे बैठ के विचार कर रहे हैं, चारपाई पे सो रहे हैं और हम सोच रहे हैं, तो उससे भी समंदर में तैरना है तो समुद्र में उतरना तो पड़ेगा ना। समंदर के बाहर खड़े होकर देख रहे हैं कि तैरना है मेरे को, तो ऐसा तो नहीं तैरा जाएगा। तो इस बात को तो पहले मैदान में उतरो। यहाँ 0 से शुरुआत करने का मतलब मेरा यही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको जीके, पहले अपन जीके की बात कर लेते हैं। जीके ये मन में आता है कि रटने का सब्जेक्ट है, सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इसको रट लेते हैं। रटने से अगर प्रश्न ठीक होता तो बहुत ऐसे बच्चे जो रटकर इतना खतरनाक रटते हैं लेकिन पेपर में देख के आते हैं तो सर प्रश्न ठीक नहीं हो रहा। तो क्या रटने से पॉसिबिलिटी बन सकती है, नहीं बन सकती। हमें थोड़ा सा क्या है कि किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें इंटरटेनमेंट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बोरिंग समझने लगेंगे इस चैप्टर को, किसी पार्ट को, तो बोरिंग का मतलब है कि वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी उस चीज़ को क्या कर दिया, बोरिंग सब्जेक्ट समझ लिया कि नहीं भैया ये तो याद नहीं होगा, ये तो बहुत कठिन है। हमें रटना नहीं है, पहली बात तो रटने का प्रयास न करें। दूसरी गलती स्टूडेंट यहाँ क्या देखता है कि राजस्थान जब जीके पढ़ता है, राजस्थान जब जीके पढ़ता है तो लगभग क्या होता है, कोई बुक लेके आ गया, पहली बात तो बुक ही खरीदेगा भाग के मार्केट से कि कौन सी पब्लिकेशन लेके हो, कोई सी भी उठा के लेके आ जाता है, या किताब वाला ही बता देगा कि भाई ये ज़्यादा बिक रही है। अभी उनका धंधा है और पब्लिकेशन वालों का धंधा है, वो क्या कह रखते हैं कि कोई आए तो हमारी किताब उनको सबसे पहले दिखानी है, भले उसमें कंटेंट काम का हो चिन्ह हो। तो वो बुक लेके आता है, वहाँ से वो पढ़ने का स्टार्ट करता है, या किसी की स्टूडेंट से पूछ लेगा भाई तूने क्या पढ़ा, या आपने बॉडकास्ट देख लियो, आज के चल रहे इंटरव्यू में बोल देते हैं कि मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने वहाँ से उसके नोट्स पढ़े, तो आप भी भाग कर उसके नोट्स लेके आ गए। अरे भाई साहब, अलग अलग प्लानिंग होती है सभी की अलग। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने बताए, किसी का सिलेक्शन होगा तो वो कहता है बॉडकास्ट बैठ के कि मैंने उस फलाने सर के नोट्स पढ़े, मेरा पेपर करे। इसका मतलब सारे उसी टीचर के नोट्स लेके आ गए, तो इसका मतलब सबका सिलेक्शन होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो क्यों नहीं होता, रीजन इस बात का, हर स्टूडेंट का प्रेजेंस ऑफ माइंड अलग अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, प्लानिंग अलग अलग होती है, सब कुछ अलग अलग होता है। इसका मतलब उस टीचर के नोट्स पढ़ेंगे, इसका मतलब दूसरे नहीं पढ़े तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है।
हर एक माइंड का अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, तो उनको अलग अलग तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन तैयारी एक सही दिशा में होनी चाहिए। तो यहाँ पर बुक या फॉर्मेट नहीं, हमें रटने का प्रयास नहीं करना। आपको शुरू में क्या करना होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना होता है। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो, मान के चलो कि इतिहास आपने स्टार्ट किया, इतिहास में आपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया, आपको याद नहीं है और आप पहली बार पढ़ रहे हो। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, भी आपको याद नहीं है, और मेवाड़ का इतिहास देखोगे यार इतना बड़ा है, कम से कम 10 दिन में क्लास, 10 दिन में टॉपिक पूरा। नहीं, ये मत देखो। आपका शुरुआत के अंदर क्या था, जब हम घर बनाते ना, आपने देखा होगा, तो हम नींव को मजबूत करते हैं, सीधी छत खड़ी नहीं कर देते हैं। ध्यान करना इस बात को। क्या सीधी छत खड़ी कर दोगे? नहीं, पहले पिलर से नींव को मजबूत करते हैं। नींव मजबूत करने का मतलब कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए उस टॉपिक की। इसका मतलब उस टॉपिक को आपको क्या पढ़ना है, केवल क्या करना है, उस टॉपिक को पढ़ना है। उसमें क्या हुआ, क्या राम कहानी हुई, उसमें कौन राजा था, आपको याद नहीं हो रहा, आपको छोड़ दो चिंता। पहले दिन ही याद किसी को नहीं होगा। पहले दिन याद होता तो सब बच्चे कर लेते। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, यानी हमें बार बार प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए आप रटने पर फोकस ना करके आप किस पे करें, पढ़ने पे ज्यादा फोकस करें। आप टॉपिक को पढ़ें और बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझें, उस टॉपिक में क्या है, क्या कहानी हो रही है, रिलेट करें, इमेजिन करें चीजों को। इससे क्या होगा, टॉपिक बोरिंग लगेगा, प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। पहली बार पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। दूसरी बार पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत। लेकिन जब तीसरी बार पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा, फिर चौथी बार पढ़ोगे फिर कुछ समझ में आएगा, और ये कुछ 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 करते करते एक दिन पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। समझना इस बात को, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए आपको पढ़ने पे फोकस करना, रटने पे नहीं करना। क्योंकि आज आप रट के खड़े हो गए, 6 महीने बाद परीक्षा है, तो याद कैसे रहेगा। इसलिए आपको पढ़ने पे फोकस करना है, उसमें क्या है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी है। दूसरी बात अगर हम देखें, यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है, आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा कि एमसीक्यू लगा लो, एमसीक्यू लगा लो, या कोई रैंडम टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दिया यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे, है ना। रैंडमली कोई टॉपिक उठा लिया, यूट्यूब पे फ्री मैराथन चल रही है, लगा लेते। अरे इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस पर आपका रोड मैप नहीं है, आपका कोई रोड मैप नहीं है। आप रैंडमली किसी टॉपिक को उठा लिया और पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना। आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ेगा, आपको एक सब्जेक्ट को पकड़ना पड़ेगा, पहले उस सब्जेक्ट को खत्म करें। रैंडमली किसी टॉपिक को मत पढ़े, पूरे प्लान के साथ उस टॉपिक को पढ़ना है। अच्छा, जब टॉपिक आप पहले टॉपिक में क्या करना होता है, आपको उसकी थ्योरी कंप्लीट करनी होती है। मेरी बात को समझना, पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं आता, आपको उस टॉपिक की थ्योरी पढ़नी होगी बहुत अच्छे से। जब थ्योरी हो जाती है तो फिर उसका रिवीजन करो। देन रिवीजन करने के बाद में जब टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ना, देन उसके बाद उसका एमसीक्यू लगाओ, उसके प्रश्न लगाओ। प्रश्न लगाने का मतलब ये होता है कि कैसा प्रश्न पूछा गया इस टॉपिक से, किस प्रकार का पैटर्न पूछ, वहाँ एक आइडिया होता है। अब दूसरी गलती क्या करता है बच्चे, मैं आपको बताऊं, दिक्कत क्या, बच्चे भागते एमसीक्यू की तरफ। यानी इसका मतलब टेस्ट देते हैं, टेस्ट देते हैं, मान के चलो 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न में से आपके 40 सही हो गए, 40 सही हो गए, 5 गलत हो गए, 5 आते नहीं हैं। तो स्टूडेंट क्या देखेगा, बस स्टूडेंट इसकी तरफ भागता है कि रैंक कितनी आई है मेरी टेस्ट के अंदर। अरे भाई, यहाँ टेस्ट में रैंक आ गई, उससे क्या होगा, आपकी रैंक वहाँ आनी चाहिए एग्जाम में। तो टेस्ट देने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी रैंक 50% दिए जिसमें 40 आपको आ रहे, इसका मतलब इसकी चिंता आपको नहीं है, इसकी चिंता नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि ये आपको आ गए, और यही प्रश्न अगर परीक्षा में आ गए तो आप इनको, दिक्कत यहाँ पर है कि हमें 5 गलत हुए, इसका क्यों, क्वेश्चन मार्क लगाओ कि भाई गलत क्यों हुए, या आपके नोट्स में है नहीं है, या सर ने नहीं करवाए, क्यों नहीं करवाए, रीजन। फिर आप इन 5 प्रश्नों पे काम करो कि ये गलत कैसे हुए, और 5 प्रश्न आपको नहीं आते, क्यों नहीं आते भाई यहाँ पर, तो आपको इन 10 प्रश्नों पे काम करना होता है। अब ये 10 प्रश्न आप नोट करो, इसके करो नोट्स कि भैया 10 प्रश्नों में मेरे को डाउट आया, और ये 10 प्रश्न अगर पेपर में इनमें से एक भी आता तो मेरे को ठीक होना चाहिए। हम क्या करते हैं, टेस्ट दे दिया, क्योंकि मोबाइलों में देते हैं आजकल, दे दिया, रैंक आ गई, खुश, अपनी रैंक आ गई। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि रैंक 1 नंबर रहती है, ऐप में देते हैं, और जब परीक्षा में जाते हैं तो रैंक दिखती नहीं, कहाँ गायब हो गई। रीज़न कि हमें पैटर्न नहीं पता। हमारा टारगेट पहले ये होना चाहिए कि टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर देन उसका टेस्ट लगाओ, फिर टेस्ट के अंदर जो मिस्टेक्स हो रही है उसको ठीक है,
उसको ठीक करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से रैंडमली नहीं, अब चलते चलते कोई 1 रुपये में टेस्ट दे रहा है, कोई फ्री में दे रहा है, चलो रैंडमली टेस्ट लगा दिया, नहीं, रैंडमली कोई काम मत करो। तरीके से आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसका टॉपिक देखो, उस टॉपिक को थ्योरी बहुत अच्छे से कवर करो, थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रही बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है। और जिस टीचर से पढ़ रहे हो उससे आप कंसल्ट भी कर सकते हो। देन उसके बाद उसका एमसीक्यू लगाओ, फिर आप देखो कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक और कितने गलत। ठीक हो गए बल्ले बल्ले है, जो गलत हो गए अब उसका एनालिसिस करो, इससे टॉपिक होता है क्लियर, ठीक है। यही आपको करना है। तो आपको क्या करना है, चाहे किसी बुक से पढ़ रहे हो, बुक भी आपके पास अच्छी होनी चाहिए जो भी है, ठीक है, या किसी बैच से पढ़ रहे हो या जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जिस जहाँ पे भी सोर्सेज हैं, तो आपको रटने पर काम नहीं करना, क्या करना है, पढ़ने में काम करना है। क्योंकि रटी हुई चीज़ भूली जा सकती है लेकिन पढ़ी हुई चीज़ भूली नहीं जा सकती, क्योंकि बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो धीरे 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 रिवीजन। हम भी एक मैप लेके चलते हैं कि अपनी जो क्लासेज है वो मंडे से फ्राइडे चलती है। रीज़न इसी का ये कि मंडे टू फ्राइडे जो पढ़ाते हैं और सैटरडे और संडे को जो हम छुट्टी देते हैं, तो हम यही कहते हैं कि मंडे और फ्राइडे को जितना पढ़ाया उसका रिवीजन 2 दिन आपको करना चाहिए, उसका रिवीजन करना चाहिए। क्योंकि हम रिवीजन नहीं करेंगे किसी तो अपन तो भूलते चले जाएंगे। तो जो भी बिगिनर स्टूडेंट है, जो जीरो से तैयारी कर रहे हैं या पहले से कर रहे हैं, सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ना पड़ेगा, पहले हिस्ट्री खत्म करेंगे, फिर ज्योग्राफी खत्म करेंगे, फिर कल्चर खत्म करेंगे, फिर नगरपालिका, इस प्रकार से ऐसे नहीं चलते फिरते। दूसरा एक सिस्टम होना चाहिए आपका, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आज आपने जीके को 1 घंटा पढ़ लिया, एक दिन जीके 10 घंटा पढ़ लिया, एक दिन नगरपालिका 5 घंटे पढ़ लिया, एक दिन पढ़ा ही नहीं भैया, ऐसे नहीं काम चलेगा। भले आप कितने एडवांस ले लो, आपने एक अनुशासन नहीं रखा, पढ़ने के अंदर अनुशासन नहीं रखा तो बात बनेगी नहीं। दूसरा यहाँ पर जो पार्ट रहता है जीके के अंदर ये, दूसरा रहता है नगरपालिका वाला, नगरपालिका वाला पार्ट देखना है। तो इसमें क्या है कि हो सकता है बहुत से बच्चों को पता ही नहीं कहाँ से क्या चीज़ आ रही है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, कुछ तो धाराएं हैं, धाराएं लगभग 250 से 300 के आसपास धाराएं हैं, ठीक है। फिर उसमें योजनाएं भी हैं, है ना। तो देखने में लग रहा है लेकिन क्या याद रह सकती है? तो यहाँ पर भी बच्चा क्या करेगा, रटने का प्रयास करेगा। और YouTube पे आपको बताएंगे कि रटवा देंगे, कोई बोलेगा एक दिन में 2 रटवा देंगे, एक दिन में 5 रटवा देंगे, एक दिन 10 अंगुलियों पर रटवा देंगे, हम गारंटी ले रहे हैं आपको रटवा देंगे। नहीं भैया, रट जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसकी जो अपन इमेजिन करना चाहिए, अपने साथ उसको रिलेट करना है। जैसे अपन साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो ह्यूमन साइकोलॉजी को अपने साथ रिलेट करेंगे तो हम ज़्यादा चीज़ समझ में आएंगी। इसी प्रकार से जब हम धाराएं पढ़ते हैं तो किससे जुड़ी हुई, नगरपालिका। और आप हर बच्चा नगरपालिका क्षेत्र में रहता होगा, रिलेट करना है, कोई सी भी धारा है वो क्यों धारा है, उस धारा में क्या काम है, उसका इमेजिन करना है, सोचना है। रटने पे काम नहीं करना, मैं फिर कह रहा हूँ पढ़ने पे काम करना है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा पढ़ना है। मैंने क्या कहा, थोड़ा पढ़ना है। क्योंकि देखो शुरुआत में आप 10 किलो वजन उठा सकते हो, लेकिन किसी ने कह दिया कि यूट्यूब पे गए आप में ताकत है, आप 50 किलो उठा सकते हो। आप गए एकदम से 50 किलो डंबल उठा लिया, ऐसे उठा तो लोगे लेकिन एक दिन से कमर में झटका लग गया तो ज़िंदगी भर का दर्द उठ जाएगा, फिर 4 पाई में पड़े रहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं थी, आपने एकदम से उठा लिया। लेकिन एक दिन 10 किलो उठाओगे, फिर एक दिन उसमें 12 किलो उठाओगे, फिर एक दिन 15 किलो, फिर एक दिन 20 किलो, एक दिन 25, एक दिन 30, एक दिन 35 और एक दिन 40 और एक दिन आप 50 किलो उठा लोगे और कमर में दर्द भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने हर दिन उस वजन को बढ़ाया, हर दिन प्रैक्टिस की, बॉडी को भी आदत होगी कि डेली वजन बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब सेम पैटर्न फॉलो यहाँ करना है। बहुत ज़्यादा नहीं। बच्चा क्या करता है एकदम से, बहुत ज़्यादा का मतलब बुक भी पढ़ रहा है, किसी की PDF निकाल के लेके आ गया, किसी के नोट्स लेके आ गया, किसी का बैच देख लिया, यूट्यूब तो बाबा है ही अपने पास फ्री में, यहाँ देख लिया, तो बहुत सारे काम कर रहा है, समझ में एक ही नहीं आ रहा, याद एक ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इन चीज़ों को बचना होगा, मतलब एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। थोड़ा पढ़े लेकिन काम का पढ़े और इफेक्टिव होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है। क्योंकि कई कहता है मैं तो 15 घंटे पढ़ता हूँ, 15 घंटे वाले का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन 5 घंटे जो पढ़ के जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि 5 घंटे वाले ने एक रोड मैप बनाया था पढ़ने का, कंटिन्यूटी रखी थी, प्लानिंग के साथ चला था। 15 घंटे वाले के पास कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में एक ही था कि मेरे को 15 घंटे पढ़ना है। वो घड़ी की देख रहा है, हाँ 15, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है कि मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूँ। कोई पूछ दोस्त कितने घंटे, अरे मैं EORO की तैयारी कर रहा हूँ,
मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ, सामने वाले को और मरवाएगा, वो कहता अरे ये 15 घंटे पढ़ रहा है, मैं तो 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, वो अगले दिन वो भी 15 घंटे पढ़ेगा। तो घंटे मत गिने, आप 5 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन बिल्कुल काम का पढ़ रहे हो, बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ रहे हो, तो वो काम का है। इस बात को समझना। एग्जाम छोटा हो बड़ा हो, क्रैक करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अनुशासन लेके आना। एक दिन में नहीं आएगा, समय लगेगा, हमें याद नहीं होता, बिल्कुल याद होगा, लेकिन हम प्रैक्टिस उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ना पढ़ना, क्या करना, थोड़ा थोड़ा कवर करें। एग्जाम में अभी समय है, मैं तभी तो कहता हूँ शांति काल में जो तैयारी हो सकती है वो एग्जाम आने पर नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। और अभी क्या चल रहा है, शांति काल। तो आप नगर पालिका वाली धाराएं हैं, योजनाएं हैं, इनका एक प्रॉपर प्लान बनाएं, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, चीज़ों को समझते चले। नहीं याद हो रही कोई बात नहीं, डेली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा प्लान के साथ, डेली घंटा 2 घंटा जितने भी आप टाइम सेट करते हो अपने हिसाब से उतना पढ़ो, उसका रिवीजन करते हो, रिकॉल करते चलो। आज आपने 5 धाराएं पढ़ ली और इसकी बारी आती 1 महीने बाद में, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं पढ़ने की। इसकी बारी अगले वीक ही आ जाए ना रिवीजन करने में, तो ये रिकॉल हो जाएंगी 5 की 5, तो ये रिकॉल हो जाएंगी। इसको समझना, 2 ही सब्जेक्ट है, दोनों का मैंने आपको फंडा बता दिया। अब गलती स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट गलती सबसे बड़ी क्या करता है, स्टूडेंट गलती ये करता है, पहला काम क्या है, ज्यादा के चक्कर में रहता है। फलाने किताब ले आया, यूट्यूब पे फ्री वीडियो देख लिया, सर पीडीएफ दे दो, हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, किसी ने और ने, मतलब क्या कि कोई उसका प्रॉपर प्लान नहीं है। जहाँ वीडियो देखा उसमें व्यू ज़्यादा है, उसमें कमेंट ज़्यादा है, किसी ने कह दिया कि इस पीडीएफ से ज़्यादा प्रश्न आए, इसको ले लेते हैं, इस किताब से ज़्यादा प्रश्न आए, इसको उठा लिया, उस बैच, वो बैच में 90% की छूट आ रही, उस बैच को ले लिया। नहीं भैया, ये सबसे बड़ी गलती कि ज़्यादा के चक्कर में नहीं रहना है किसी प्रकार से। ज़्यादा दूसरी गलती क्या करता है, डेली रिवीजन कोई नहीं करता, बताओ, डेली रिवीजन नहीं करता, नहीं करता है कोई, बताओ कोई करता तो कमेंट में बताओ, और जो करता उसको डेली रिवीजन नहीं करते। मान के चलो आप जिम जाते हो, आप एक दिन जिम गए, बॉडी बनाने से वजन उठा लिया, अगले दिन गए नहीं आप, तो आप फिर 4-5 से उठ थोड़ी पाओगे, आपके हाथ पैर दर्द करेंगे। लेकिन आप अगले दिन चले गए तो उसको वापस प्रैक्टिस हो, रिवीजन हो गया वो। यही चीज़ है कि डेली रिवीजन अगर आप कर लेते हो, भले ही आप 30 मिनट रिवीजन करो, मैं क्या कर रहा हूँ, आप ज़्यादा मत करो, आप 30 मिनट का रिवीजन कर लो, इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहो, 1 घंटा जितना भी समय आपके पास है उसके अकॉर्डिंग। तो रिवीजन डेली बहुत जरूरी है, रिवीजन डेली जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत एक इसमें करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर आपको लास्ट 1 साल का पढ़ना होगा, अभी जो हाल फिलहाल 1 साल का, तो डेली बेसिस पे आधे घंटा करंट अफेयर के लिए दोस्तों निकाल लें। और यहाँ पर एक और सबसे बड़ी गलती में स्टूडेंट जो कर रहा है आज फिलहाल, समय सबसे ज़्यादा बर्बाद जिसमें हो रहा है वो हो रहा है यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म, यूट्यूब पर रैंडम वीडियो देखना। ये बहुत काम हो रहा है, 10 घंटे की मैराथन है, क्लास चल रही फ्री में, कुछ और चल रही है, ये वीडियो में देखो, या तो प्रॉपर तरीके से देखो कि हाँ मैं इसी से जुड़ा हूँ, इन सर से जुड़ा हूँ, इनका प्रॉपर एक प्लान के साथ चलो, रैंडमली वीडियो नहीं। एक और गलती जो करता है स्टूडेंट वो क्या है, ढेर सारी बुक, ये लो, बिल्कुल आज हमारी बुक आ गई है, आज फलाने की बुक आ गई है, आज दिखड़े की बुक आ गई है, ये गलती। ये मान के चलो आप कि हर स्टूडेंट के पास एक सब्जेक्ट की 4-5 किताबें हैं, है ना, फिर भी वो सोचता है कि कम है, कम है, और फिर भी पेपर दे के आता है, पेपर पास नहीं होता। तो इसका मतलब गलती कहाँ हो रही है, कंटेंट तो आपके पास है ना, आप कंटेंट इकट्ठा करने में फोकस कर रहे हो, कंटेंट को पढ़ने में फोकस नहीं कर रहे हो। तो ये गलती सबसे ज़्यादा स्टूडेंट करता है, जिसका परिणाम है कि 4th ग्रेड जैसा एग्जाम करे कि नहीं होता, ये तो EOR है। ठीक, तो अब से क्या करना है, आपको बिल्कुल प्लान के साथ काम करना होगा, रोड मैप के साथ काम करना होगा। आप बहुत ज़्यादा के चक्कर में मत भागो, ज़्यादा कंटेंट के चक्कर में मत भागो, आप सीमित कंटेंट को पढ़ो, लेकिन वो इफेक्टिव क्वालिटी कंटेंट होगा तो ही कारगर साबित होगा, ठीक है ना। और एक रोड मैप होना चाहिए परीक्षा का, आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए, उसका सिलेबस कितना है। अगर आपको उसका सिलेबस नहीं पता, सिलेबस में क्या टॉपिक है नहीं पता, तो फिर तैयारी किसकी कर रहे हो, नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरी चीज़,
अभी जो लेटेस्ट का जो क्वेश्चन का लेवल, उस क्वेश्चन को पढ़ो और किस टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न घुमाया गया है, वो चीज़ें बहुत जरूरी समझनी, उस पर मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। भले जीरो से तैयारी कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता, जीके का जे नहीं आता, फिर भी परीक्षा पास कर सकते हो। लेकिन आपने 6 महीने साल जितनी भी तैयारी आपको करनी, जितना समय मिलता है, उसमें एक रोड मैप बना लिया, उसमें कंटेंट क्वालिटी वाला रखा और बार बार रिवीजन किया टू द पॉइंट, तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। और ये वही स्टूडेंट है जो प्राप्त करते हैं, 6 महीने आते हैं, तैयारी करके निकल जाते हैं, लेकिन 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसी ढर्रे पे चल रहे हैं, हजारों कोर्स ले लिए उन्होंने, है ना, फिर भी चिपके पड़े हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, वो हर काम को रैंडमली कर रहे हैं, कभी इधर भाग गए, कभी उधर भाग गए, कहीं कहीं भाग गए, और सारा दिन फ्री के चक्कर में इधर पड़ गए उधर पड़ गए, कुछ फायदा नहीं है। आपका गोल क्या है वो ध्यान होना चाहिए, आपको कौन सी किताब पढ़नी है वो ध्यान होना चाहिए, आपको कौन सा टेस्ट लगाना है वो ध्यान करना है, आप रिवीजन कितना कर रहे हो दिन में वो ध्यान करना है, और आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं जा रहे वो आपको ध्यान करना पड़ेगा। बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप परीक्षा पास कर लो, क्यों? क्योंकि आपने फुल प्रूफ प्लान के साथ मैदान में उतरे, रैंडमली आपने कोई काम नहीं किया। अब भले 4th ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो तो भी इस प्रकार की प्लानिंग होनी चाहिए, भले RS का दे रहे URO को दे फिर भी वो प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। और ये बहुत अच्छा एग्जाम है, सीटें इसमें कम रहेंगी, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो निश्चित रूप से मेहनत करेगा बिल्कुल सही दिशा में, ठीक है ना। और ये भर्ती आनी है, 100% आनी है। 2026 में इसका आपको नोटिफिकेशन 100% देखने को मिलने वाला है। हाँ, ये भी रहता है कि सिर्फ भर्ती आएगी तब तैयारी करेंगे, भाई साहब नहीं होगी। आग लगने पर कुआं खोदने वाली बात होती है। स्टूडेंट क्या करता है कि सिर्फ भर्ती आ जाएगी तब तैयारी करेंगे, इसका मतलब आग लग चुकी अब कुआं खोदेंगे। अरे भाई साहब फिर क्या करोगे आप, नहीं कर पाओगे। तो हमें आग लगने से पहले घर पे ही हम व्यवस्था रखें ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान करना है। तो इस बात को समझने, परीक्षा छोटी बड़ी नहीं होती, आपका तरीका मेन होता है, तरीका आपका मेन होता है। घबराना, सर मैं कर सकता हूँ क्या? भैया कर सकते हो, आपके 2 आँख है, 2 कान है, 1 मुंह है, दिमाग भी दिए, उतने दिमाग का वजन आपका जो पास करता उतने उसका दिमाग का वजन है, वो तरीके से चलता, आप तरीके से नहीं चलते, बात इतनी सी। तो इसलिए परीक्षा बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाती है। मैंने आपको बताया 2 सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए 2 पार्ट हैं, और अभी से आप तैयारी करते हो तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन की दौड़ में अपना एक अहम योगदान रख सकते हो। श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर कोई आपको बोले कि मैं सिलेक्शन करवा दूं, तो सिलेक्शन तो भैया फल होता है, वो देने का काम ऊपर वाले का है। आपका काम है कर्म करना, पढ़ना, और पढ़कर पेपर दे के आना, ध्यान करना इस बात को। और कई मार्केट में गारंटी वाले घूम रहे, तो गारंटी आदमी की नहीं होती, वो भी कभी कभी मर सकता है। तो बैच की और सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं होती, ध्यान करना। सिर्फ लूटने का प्रयास और कुछ नहीं। गारंटी फेल हो गई थी, SI के अंदर भी फेल हो गई थी, 4th ग्रेड सब जगह फेल हो जाती है। तो गारंटी के चक्कर में मत पड़ो। बहुत सारे स्टूडेंट के फ़ोन आते हैं, सर गारंटी, तो गारंटी फेल है, गारंटी कुछ नहीं होती। गारंटी से सिलेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल सही मार्गदर्शन, सही दिशा में, ध्यान करना। तो मार्केट में आपको 90% यही मिलेंगे आपको गारंटी वाले, 10% वो काम की चीज़ें मिलेंगी। तो आपको 10% पे फोकस करना, 90% पे नहीं करना, ठीक है। आपका सिलेक्शन, आपका फ़ायदा, ध्यान करना, आपका भविष्य है। एक गलत फैसला, आपका समय बर्बाद होगा, आपका भविष्य खराब होगा, परीक्षा से वंचित हो जाओगे, दोबारा परीक्षा आएगी नहीं जल्दी से, ठीक है, बिल्कुल। और इसी दौरान दोस्तों लगातार इस भर्ती परीक्षा को लेकर हम भी आपके साथ बिल्कुल 0 लेवल से, मैं आपको देखो, हमारे साथ जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा, हमने बच्चे फोन करते, हम स्पष्ट मना करते हैं कि भैया पहली बात तो कोई गारंटी नहीं है। किस चीज़ की गारंटी? अरे आदमी की नहीं है, पल भर की बात है, आज सामने खड़ा है, कल पता नहीं क्या हो जाए, किसी की गारंटी नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी 100% कोई नहीं कर सकता। आप समझते हो कि अपने आप में संपूर्ण कुछ नहीं है, न मैं हूं ना आप, कोई नहीं संपूर्ण। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये दिखावे वाली बात होती है, झूठ और फरेब के अंदर आपको फंसा कर क्या कर लेंगे। इसलिए हम तो देखो बात करते मेहनत पर। तो इस बैच के माध्यम से हम निश्चित रूप से 90% दोस्तों हैं पेपर को बहुत अच्छे लेवल पे कवर कर लेंगे। और 90% कवर कर लेंगे, इसका मतलब इससे बड़ी क्या उपलब्धि अपने पास हो सकती है। कल को 10% पेपर बना देगा RPSC आउट ऑफ सिलेबस, तब क्या कर लोगे? तब गारंटी फेल होगे ना। इसलिए भ्रमित नहीं होना है, हम बिल्कुल सही दिशा में सही काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते आप हमसे जुड़े, आप किसी जुड़ो, लेकिन हमसे जुड़ने का फ़ायदा है कि हम एक तो बिल्कुल काम की बात, अन्यथा किसी प्रकार के कोई दिखावा नहीं,
पार्ट ए पार्ट बी पूरा ईमानदारी से मेहनत करते हैं और ये हम सोच के चलते कि हम बिल्कुल इसके अंदर रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि हमने हर भर्ती परीक्षा में इसी पैटर्न को फॉलो किया और जो हमने रिजल्ट भी दिया लगातार। मैं भी दिखा देता हूँ आपको कुछ देर में। तो अगर आप यूआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 10 किताबें हैं, 10,000 प्रकार की चीज़ें नहीं करनी है। इस बैच में हम पढ़ाते हैं, आप उसके नोट्स बनाओ, रिवीजन करते रहो बार बार। दैट्स इट, सिंपल सा खेल है। टेस्ट भी उपलब्ध करवा रखे हैं, आप जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे पास 15 साल का एक्सपीरियंस का टीचर है, हमारे पास 20 साल का एक्सपीरियंस का टीचर है। एक्सपीरियंस फेल होते देर नहीं लगती। मैंने कहा भैया वो तो लग गया, उसका तो एक्सपीरियंस क्या काम आएगा, आप लोगोगे तब आपके काम आएगा ना, ये चीज़ है। तो सिंपल सी बात है, मेहनत हम करेंगे और उससे डबल मेहनत आपको करवाएंगे। अगर करने को तैयार है तो जुड़ सकते हैं, वरना आप जाओ, गारंटी जहाँ मिल रही है वहाँ जा सकते हो निश्चित रूप से। जब पेपर होगा तब तक गारंटी, पेपर देखने के बाद गारंटी फेल, शक्ल भी दिखाई नहीं देती। और ये हर बार की तरह बात होती है कि हमने क्या कर सकते हैं, आरपीसी ने पेपर कठिन बना दिया, हम क्या करें। तो ये जवाबदेही नहीं होती, ध्यान रखना इस बात को। लगातार आप देख सकते हैं हर भर्ती परीक्षाओं के अंदर, मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, कि केवल पढ़ाना मात्र नहीं होता है। कोई भी परीक्षा आप देख सकते हैं जिसका हम बिल्कुल कॉलम और यूट्यूब पे बाकायदा हर चीज़ का हमने प्रूफ भी दिया है कि हमने ये पढ़ाया, यहाँ से ही आया, क्योंकि अंधेरे वाली बात नहीं। कोई बोलता है लेकिन हम दिखाते हैं उस प्रूफ के साथ। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं हर प्रश्न, जितने प्रश्न आए उतनी बात। ऐसा नहीं कि हमने कम आगे ज़्यादा बता दिया, एक एक चीज़ को गिनवाया है, ऐसा नहीं। झूठ फूट का कोई काम नहीं है, ठीक है। विश्वास के साथ चीज़ों को हमने डील किया। ये ईयूआरओ का एग्जाम है, ये 2026 में आपका एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा। तो निश्चित रूप से इस परीक्षा की हम तैयारी करवा रहे हैं। आप जुड़ना चाहें तो बिल्कुल आज ही जुड़े, क्योंकि समय जब निकल जाएगा तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं रहेगी दोस्तों। और एक बहुत बेहतरीन तैयारी, इस नंबर पे आप 7665320006 पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हो। व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले लो, कॉल पे बात करें वहाँ मैसेज करो, आपको कॉल का समय भी बता दिया जाएगा, तो आप कॉल पे बात कर सकते हो। नो डाउट, जो बात यहाँ बताई जाती है वही, ऐसे नहीं कि दिखाएंगे आपको लाइव मिलेगी चीज़ें कुछ और, कंटेंट दिखाएंगे कुछ मिलेगा कुछ और, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, चपड़ासी भी नहीं बन पाओगे, ये चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। तो आप बिगिनर हो, मैटर नहीं करता, आपको कुछ नहीं आता, मैटर नहीं करता, मैटर करता कि आपने मेहनत की कि नहीं की। अगर आप मेहनत करके निकल जाते हो तो बड़ी बात है। भले आप 10 साल 15 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटा पढ़ते हो, ये नहीं, आपने सही दिशा में 5 घंटा पढ़ लिया और काम का पढ़ लिया तो सफल है। नहीं तो फिर 20 घंटे पढ़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, 24 घंटे पढ़ते रहो। बच्चे पढ़ भी रहे हैं 10 सालों से, कोई जयपुर बैठा है, कोई चिकर बैठा, कोई कहीं बैठा है, घर जा नहीं रहा। घर जाएंगे तो घर वाले शान लें, काम करवाएंगे, बैठे हैं घर वाले, पैसे महीने दिन भेज देते हैं। ये नहीं करना। रोड में होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि जयपुर जाना है और आपको रोड ही नहीं पता जयपुर जाने वाली, तो आप गाड़ी चलाते रहो, जयपुर थोड़ी पहुँचोगे, नहीं पहुँचोगे जयपुर, लेकिन उस रोड का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ईयूआरओ की तैयारी करनी है, बिल्कुल ईमानदारी से सही दिशा में आगे बढ़ना है, तो हम इसमें आपकी बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। बाकी मार्केट में बहुत सारे गारंटी वाले हैं, तो वो गारंटी वाले भी आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपने समझा होगा जो मैंने बातें बताई। निश्चित रूप से भर्ती होगी, तैयारी करना नहीं करना आपके ऊपर है। निश्चित रूप से आप करने जुड़ते हो हमारे साथ तो वेलकम है, और मेहनत हम भी करेंगे और हमसे डबल आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेक्शन आपका होना है तो मेहनत आपकी डबल होनी बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।